गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे 24 तारीख में यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम है, तो अभी मैंने सोचा कि थ्योरी थोड़े 2-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो अभी ये साइंस के जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं ना, जो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं जिन्हें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उन्हें भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने अभी 2-3 दिन जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो क्वेश्चंस की ही सीरीज़ लेके आए हैं। बायोलॉजी के भी, साइंस के जितने क्वेश्चंस होंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड से जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, आगे बढ़ता जा, निरंतर प्रयास करता जा, चलता जा, रुकना, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। ठीक है, एक ना एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, उसके पास जाना है, उसे पाने के लिए एक जिद जगानी होगी, एक जुनून जगाना होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल आसानी से, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर आशियाना कैसे बनाया, तो चिड़िया ने बोला कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती, इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। हर किसी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे और एक ना एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ, जिसमें हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस बोलती रहूँगी और आप साथ साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ मैं, आप फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, आंसर भी देते रहिए। कभी कभी कमेंट में आंसर भी दे दिया करो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो सोच लो। हम डेली बोलते हैं हम आपको कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कभी तो पूरे दिन फ़ोन में तो लगे रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, चैट करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, बेफालतू की वीडियो जो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन एक कमेंट करने में उंगली घिस जाएगी, एक वीडियो देखने में जिससे हमें उम्मीद है कि कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन भी पढ़ोगे, उसमें से 4 क्वेश्चन भी आ गए ना, एक एक क्वेश्चन पे 1-1 लाख का फ़र्क लगता है मेरिट में, आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ना ही कमेंट करना है, ना ही कभी क्लास लेनी है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमारा तो काम पढ़ाने का है। मैं तो आपको एक बात बोलती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही काम आएगी। एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देती है और कोई आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, अगर आप सफल हो तो सारी दुनिया आपके साथ है, और अगर आप सफल नहीं हो, आपके पास टैलेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो हर कोई आपको लात मार के आगे चलता कर देगा कि चल यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई कर लो, कुछ बन के दिखाओ, समाज में इज्जत कमाओ, समाज में अपना एक स्थान बनाओ जिससे लोग आपको इज्जत दे, आपको एक नाम दे कि हाँ उसने कहाँ से उठकर कहाँ गया, कितनी मेहनत की। लेकिन ऐसे थोड़ा ही होगा कि फ़ोन में वीडियो देख ली, गाने देख लिए, चैटिंग कर ली, व्हाट्सअप चला लिया, फेसबुक चला ली, उससे काम चल जाएगा। उससे तो काम चलने वाला नहीं है। पढ़ाई करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, तभी जाके कुछ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है जीवन का भौतिक, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं बड़ा भी लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी ना। जीवन का भौतिक आधार क्या है,
तो क्या है जीवन का भौतिक आधार? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। फटाफट से मेरे साथ साथी एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने किया था? ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस आपका रिवीजन हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। और जो कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़े, जो चैप्टर अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, उनमें से क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, लेकिन उन चैप्टर को भी हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। 64 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 65 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जो दोनों में से कोई सा भी होगा उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, इसे ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। साथ साथ नोट डाउन करते चलिए एक एक क्वेश्चन को, फिर मैं इसे रफ करूंगी, फिर आगे के क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग, कोशिकांग या कोशिकांग भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, कोशिका अंग अलग अलग भी लिख सकते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? कहा जाता है। कौन सा? आज खाली क्वेश्चन सी बताएंगे, क्वेश्चन सी नोट डाउन करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे इन्हें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर चुके हैं। कोशिका जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। तो किसे कहा जाता है सुसाइड बैग? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, डीएनए की फुल फॉर्म भी और डीएनए के बारे में भी। सबसे प्रमुख कार्य क्या है डीएनए का? प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक गुणों को क्या करना? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, यानी हमारे दादा के गुण हमारे पापा में आएंगे, हमारे पापा के गुण हमारे अंदर आएंगे, हमारे गुण हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे। तो वही जो ट्रांसफ़र हो रहा है अनुवांशिक गुणों का, वो क्या है, किसके अंतर्गत आता है? डीएनए के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं। मैंने आपको गुणसूत्र बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन जो होते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने जीन का प्रथम संश्लेषण किया था।
नोट डाउन करते रहिए फटाफट। हरगोविंद खुराना कि इन्होंने क्या किया था, जीन जो होते हैं उनका सर्वप्रथम, मैंने जीन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक। इसे मिटाइए, अगला क्वेश्चन आगे लिखूंगी, मुझे लग रहा है आपको नीचे का दिखाई नहीं देगा। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। सेकंड है जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, यानी 23 जोड़े। नेक्स्ट है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। 8 क्वेश्चन हो गए, ये 9 नंबर ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। लिखते जाइए मेरे साथ साथ, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है, प्रतिपादक किसे माना जाता है, चार्ल्स डार्विन को क्या माना जाता है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, आनुवांशिकता के लिए जो उपयोग किया था, किसने किया था, मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था, किस पौधे का उपयोग किया था, किस पौधे का किया था, मटर के पौधे का। मैं बोल रही हूँ, उसे आप पूरा क्वेश्चन लिखते जाइए। उपयोग किसका किया था, मटर के पौधे का उपयोग किया था मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया। जो एक कोशिकीय यानी सिंगल कोशिका, एक कोशिकीय जंतु, कोशिकीय यानी सिंगल कोशिका वाला कौन कौन सा जंतु, अमीबा और युगलिना को किसके अंतर्गत रखा गया, प्रोटोजोआ। किसके अंतर्गत रखा गया, प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया। किसे, युगलिना और अमीबा को किस संघ के अंतर्गत रखा गया था, यहाँ पे संघ भी लिख लेंगे, किस संघ के अंतर्गत रखा गया था, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है,
नोट डाउन कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है। मैंने मेंढक के बारे में जब मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया था आपको तो पूरा कंप्लीट बताया था कि मेंढक कितनी तरह से श्वास लेता है। तो मेंढक 3 तरह से श्वास लेता है। मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है, किस अंग से होता है। तो जब वो छोटा होता है मेंढक तब उसे क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। तो वो कहाँ से सांस लेता है, तो वो लंग्स से सांस लेता है, ठीक है, सॉरी गिल्स से यानी गलफड़ों से सांस लेता है, गिल्स। फिर जब वो वयस्क हो जाता है तब वो फेफड़ों से सांस लेता है यानी लंग्स से सांस लेता है। और जब वो इनएक्टिव हो जाता है यानी बारिश के मौसम के बाद जब वो ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो कहाँ से सांस लेता है, पूरी स्किन से सांस लेता है और सांस को लंग्स में भरता है, ठीक है। तो वो 3 तरह से श्वसन क्रिया होती है मेंढक में, कहाँ से, गिल्स से यानी गलफड़ों से, फेफड़ों से यानी लंग्स से, और त्वचा से यानी स्किन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है बताइए, मेंढक किस वर्ग का जंतु है। ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस वर्ग का जंतु है, किस वर्ग का है, एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेंढक, एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु माना जाता है मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। स्तनधारी, नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान, रक्त का सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक तापमान किस में पाया जाता है, किस जंतु में पाया जाता है बताइए, किस जंतु में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। बकरी में सबसे अधिक ब्लड का तापमान पाया जाता है स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती है। मछली किस अंग से श्वास लेती है, मछली किस अंग से श्वास लेती है। तो किससे लेती है, गलफड़ों से लेती है, जिसे गलफड़े बोलते हैं, और इसे गिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे गिल्स, हिंदी में देसी भाषा में बोलेंगे गलफड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मछलियाँ सबसे बड़े स्तनधारी का नाम बताइए। सबसे बड़े स्तनधारी, 16 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़े स्तनधारी सबसे बड़ा कौन सा है, ब्लू व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनधारी है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है। ये देख, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो मछली होती है वो कहाँ से श्वास लेती है, गिल्स से, गलफड़ों से। लेकिन जो व्हेल मछली होती है, जो ब्लू व्हेल है, वो कहाँ से श्वास लेती है, जो व्हेल कहाँ से लेती है, व्हेल का श्वसन अंग होता है लंग्स यानी फेफड़े। जो व्हेल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मछली जो श्वास लेती है वो लेती है गिल्स से, लेकिन इनमें से जो ब्लू व्हेल मछली है वो कहाँ से श्वास लेती है, फेफड़ों से यानी लंग्स से।
फेफड़ों से यानी लंग्स से श्वास लेती है ब्लू व्हेल मछली। ठीक है, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं साइड हो रखी, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। आनुवांशिकता के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? आनुवांशिकता का जो प्रयोग के लिए उन्होंने किस पौधे का उपयोग किया था? तो उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? तो उन्हें प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। मेंढक में जो श्वसन होता है वो किस अंग से होता है? गिल्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है और स्किन से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग रक्त का सबसे बड़ा स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में होता है? तो किस में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मछली किस अंग से श्वास लेती है? गिल्स से लेती है, फेफड़ों से गलफड़ों से लेती है। ठीक है, लेकिन फिर आता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है? ब्लू व्हेल है। और ब्लू व्हेल का श्वसन अंग कौन सा है? लंग्स है, फेफड़े है। यानी जो ब्लू व्हेल है वो कहाँ से श्वास लेती है? वो लंग्स से यानी फेफड़ों से श्वास लेती है। 16 क्वेश्चन हो गए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे के लिखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। नीचे के छोड़ देती हूँ मैं, आप यहाँ से नोट डाउन करते रहिए तब तक। ठीक है, फिर मैं एक एक करके रफ करती रहूँगी। 17 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 17 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आधुनिक मानव को किस वर्ग में रखा गया? तो आधुनिक मानव को किसमें, जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया? प्राइमेट्स। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया? जंतुओं के किस वर्ग में प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया। आधुनिक मानव है जो आज का व्यक्ति है, उसे जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतकों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, ऊतक यानी टिश्यू। इस चैप्टर को हम अभी आगे पढ़ेंगे। ऊतकों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जहाँ पे टिश्यू का ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, 18 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? टिश्यू यानी ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रक्त है किस प्रकार का ऊतक है? जो ब्लड है वो किस प्रकार का ऊतक है, किस प्रकार का टिश्यू है? रक्त यानी ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? किस प्रकार का ऊतक है या टिश्यू है?
ऊतक है। किस प्रकार का है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक, जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आज के लिए 20 ही क्वेश्चंस रखेंगे, 20-20 करके। जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम 20-20 क्वेश्चन लेके आएंगे और इन्हें आपको यहीं पे याद करना है, इसी क्लास में यहीं पे याद करना है। जब मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप उसे नोट डाउन करेंगे, वो लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे। आप पेपर में बैठते ही उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया? प्राइमेट्स में। ऊतकों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट आता है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। मेंढक किस प्रकार का जंतु है? एम्फीबिया। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे, ये नीचे के क्वेश्चन हैं। यहाँ तक 20 क्वेश्चंस हो गए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और कल के रक्षाबंधन के लिए मैं आपको ये एडवांस में शुभकामनाएं, बधाई दे देती हूँ। आप सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे खास रिश्ता माना जाता है भाई और बहन का। आप एक बार को भाई को तो आप सोच भी सकते हैं कि वो एक बार बहन के बारे में ना सोचे, लेकिन बहन तो बेचारी ऐसी होती है कि अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे देगी। ठीक है, क्योंकि जो अक्सर आपने देखा ही होगा कि जो फीमेल होती है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनका, उनके अंदर ममता स्पेशल रूप से भरी होती है, कूट कूट कर भरी होती है अपने पूरे परिवार के लिए। तो बहन और भाई का ऐसा रिश्ता है कि जिसे दुनिया में सबसे खास, सबसे पवित्र माना जाता है। तो कल रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप अपनी बहनों के साथ, अपनी जो बहनें हैं वो भाइयों के साथ कल खूब अच्छे से त्यौहार मनाइए। और लेकिन त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। मैंने बोला था ना, त्यौहार तो हर साल आते हैं, त्यौहार हर साल आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर उस त्यौहार की बात ही कुछ और होती है, वो हमारे लिए स्पेशल बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।